हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटोरिया का सेट करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये एडिटोरिया का करंट अफेयर है और ये किन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। बीपीएससी, ऑल स्टेट्स पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएसएससी, एसएससी जीडी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एडिशन जो है आपका, ये न्यू एडिशन है 2023 का। ये देख लीजिए कब तक का है। ये जो जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर है। यदि हाल ही के दिनों में यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको देख करके लाभान्वित हो जाएं, ये आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। चलिए तो हम बिना देर किए हुए आपको सभी बताने चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपको यहाँ पे लिखा न्यूज़ 365 न्यूज़ का। ये 365 न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आने का भरपूर चांस है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि इन 365 न्यूज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडिटोरिया हर एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुन लीजिए सारे न्यूज़। यहाँ देखिए, पहले आपका इजराइल और हमास युद्ध। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइल और हमास का युद्ध काफ़ी चर्चा में रहा और इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी हैं। यहाँ देखिए, ऑपरेशन तूफान आपसे पूछा जा सकता है, जो कि हमास के तरफ से चलाया गया था और अल-अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया गया था। वही ऑपरेशन आपको आयरन स्वॉर्ड पूछा जाएगा, जो कि जवाबी हमला इजराइल के द्वारा चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा इजराइल के द्वारा, तो आप ऑपरेशन स्वॉर्ड बोलेंगे। और ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जो है आपका हमास के द्वारा। भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया है। भारत जो इजराइल में फंसे हुए व्यक्ति थे, वो उसका नाम अजय, ऑपरेशन अजय था। अजय आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ हैं जो इजराइल और हमास के हमला के बीच जो है ना घटना घटी हैं। हमास इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हुए हैं आपका, ये आपका हुआ है, ध्यान रखना है कि 1987 के कार्यकर्ता अहमद यासीन के द्वारा। अहमद यासीन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1987 भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखेंगे। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इजराइल को आपको और भी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। कई युद्ध लड़े हैं और अब इजराइल युद्ध हुआ है 1948 में। सुएज नहर संकट हुआ है, उस समय भी इजराइल की भूमिका रही है। वही सुएज नहर के बाद 6 दिवसीय युद्ध 1967 में हुआ है, तो इस सभी को भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओस्लो समझौता हुआ था, जो 2 राज्य समाधान कार्यान्वयन है। और अब्राहम रिकॉर्ड जो है समझौता हुआ था इजराइल, यूएई, बहरीन। तो पूछा जा सकता है कि यह जो अब्राहम रिकॉर्ड है किसके बीच हुआ था, खाड़ी देश और इजराइल के बीच। ये ध्यान रखेंगे। इजराइल से संबंधित बातें इतना है, आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे वन संरक्षण संशोधन हुआ है। वन संरक्षण का संशोधन हुआ है 2023 में, तो इसको ध्यान रखना है। 12 दिसंबर 1996 को। उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं है। जो 12 दिसंबर 1996 में जो भी उससे पहले उपयोग से जो गैर वैन भूमि है, उस पर ये लागू नहीं होता है। और अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट भी मिले आए गए हैं। क्या क्या छूट दिए गए हैं, ध्यान रखना है। ये छूट जो है आपको रेल लाइन और के किनारे जो सड़क पर जो है, वहाँ पे थोड़ा सा छूट दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर की जो दूरी होगा के भीतर की स्थिति में छूट है। और कई गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर हो गया, सफारी, पर्यटन, सिल्वीकल्चर इत्यादि पर भी छूट दिए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी सार्वजनिक उपयोग परियोजनाओं के लिए भी 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नोट दिया गया है, नोट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन है, तो आपसे पूछा जाएगा जो अभी हाल ही में वन संरक्षण संशोधन हुआ है, वो किस अधिनियम को संशोधित किया गया, तो 1980 के संशोधन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आपका है भारतीय अंतरिक्ष नीति। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति भी आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, यह अंतरिक्ष नीति क्या रही है, तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश और भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या बताता है। तो निजी क्षेत्रों का जो है ना निवेश और भागीदारी को बढ़ाना बताता है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी जो करना है, वो 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 10% आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह नीति
4 विशिष्ट संबंधित इकाइयाँ बनाती हैं। मतलब ये नीति बनाने वाले 4 इकाई हैं। चारों इकाई को आपको ध्यान में रखना है। पहला इकाई जो है आपका इसरो है, और दूसरा जिसको हम रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा, यह रिसर्च पर। इन स्पेस जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, सभी अंतरिक्ष गतिविधियों प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। मतलब एकल खिड़की इन स्पेस। और इकाई हैं जो मैं आपको बता दूं, आपका जो है आप ध्यान रखना है, ये है आपका, देखिए तीसरा है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस, थोड़ा सा विजुअल कम है, थोड़ा ध्यान मैनेज कर लीजिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करेगा और अंतरिक्ष विभागीय नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए रूपरेखा स्थापित करेगा। तो ये सारे ध्यान रखना है। ये सब 4 इकाई हैं। अंतरिक्ष विभाग एक हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो गया, इसरो हो गया, इन स्पेस हो गया। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा नोट वाला भी बात आप ध्यान कर लेंगे कि नोट में क्या कहा गया है। नोट में कहा गया है कि भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस है। आपको ध्यान रखना है विक्रम एस को, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया है। तो यह ध्यान रखना है, लॉन्च किया गया था किस मिशन के तहत, जो है पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो मिशन प्रारंभ के तहत। इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो विकसित करने वाला है स्काई रूट, तो स्काई रूट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे हम चर्चा में रहा भारत और कनाडा। भारत और कनाडा चर्चा में क्यों रहा है, आपको इस एग्जाम में आपके पूछे जाने की भरपूर संभावना है। जो कनाडाई पीएम है, उसने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि भारत जो है ना, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर का हत्या किया है, ऐसा कनाडा पीएम का आरोप है। 5 आइज इंटेलिजेंस के द्वारा यह मतलब आंकड़ा लगाया गया है। अर्थात जो 5 आइज में जो शामिल है, वो देश का नाम आप याद कर लीजिए। 5 आइज में यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तो एक ही साथ हो गया, वही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक साथ हो गया, और बीच में एक यूरोप का जो है ना यूके हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखने की बात है 5 आइज को, और यही खुफिया जानकारी दिया है कि भारत ने ही ऐसा करवाया है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, तो आगे इसके रिश्ते खराब होंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 जो है ना, $8.16 बिलियन में कनाडा भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो पूछा जा सकता है कि भारत कितना बड़ा भागीदारी था, 35वां भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक था। मतलब 8वें नंबर का ये विदेशी निवेशक था और 35वें नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में था। लेकिन रिश्ते खराब होने से सब कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। अब इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आया था। मतलब भारत और कनाडा के बीच संबंध 1947 से बनी। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादी जो कनाडा स्थित हैं ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। ठीक है, 1985 में जो टोरंटो से लंदन जा रही इंडिया उड़ान, मतलब जो एयर इंडिया का जो उड़ान गया था, जिसमें 182 सिख अलगाववादियों ने बम विस्फोट कर दिया और उसके बाद 329 लोग मारे गए। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये पृष्ठभूमि थी भारत और कनाडा की, तो आपने जाना। अब हम जाति आधारित जनगणना की चर्चा करेंगे। ये चर्चा में रहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ को जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी कर दिया है। तो पूछा जाएगा कि कब जारी किया गया, 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इस गणना के अनुसार बिहार जनसंख्या 13.07 करोड़ है। यानी बिहार की कुल जनसंख्या का अगर बात किया जाए कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार, तो 13.07 करोड़ हो गई है। 10 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ समथिंग है। इस बातों को ध्यान में रखना है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग और तो
2 अक्टूबर को ये जारी हुआ है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। बात करें इस आंकड़े के अनुसार तो यह आंकड़ा हमें ये बताता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की जो प्रतिशत है वो आपको ध्यान रखना है 36.01, जिस ओबीसी में आते हैं। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो सबसे अधिक संख्या में रहा है। पिछड़ा वर्ग उससे कम, ठीक है, 27.12। और अनुसूचित जाति जो रहा है 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68, और सामान्य वर्ग में जो है सबसे कम कहा जाए तो 1.68 जो है अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी कहते हैं। और उसके सबसे टॉप पर जो रहा है ईबीसी रहा है, ईबीसी। तो इस बातों को ध्यान में रखना है, आपका आंकड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आंकड़ा पूछे जाने की भरपूर संभावना है आपके एग्जाम में। इस सर्वेक्षण के आधार पर जो है बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50% बढ़ाकर 65% कर दी है, और जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% पूरा गया है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार ने आपको कुल आरक्षण कितना पूरा दिया है, 75%। जो वंचित थे उनके लिए कितने परसेंट बढ़ाए हैं, तो 50% बढ़ाए हैं। टोटल 65% कर दी गई है, इस तरह से ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद आप बोला गया है कि बिहार सरकार ने कहा है कि यह पूर्ण पैमाना पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। मतलब अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना का कार्य जो है ना एक संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। हालांकि इसको जातिगत जनगणना जो हुआ है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाई गई है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं कि यह जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में है। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस सूची के तहत जो है करवाया गया है, तो वहाँ पे हम 7वीं अनुसूची हम लगा सकते हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जान लें। ये पृष्ठभूमि आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये पृष्ठभूमि क्या है देख लीजिए कि बताया गया है कि आखिरी बार SICC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। तो आखिरी बार कब की गई थी, तो ध्यान रखना है जातिगत जनगणना 1931 में। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। 2011 में किए गए लेकिन आंकड़ा जारी नहीं हुआ। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका मंडल आयोग है, दूसरा पिछड़ा वर्ग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में लागू किया गया, ने अनुमान लगाया कि ओबीसी 52% है। तो इस तरह से आपको ध्यान में करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि जातिगत जनगणना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको ज़्यादातर ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो है मंडल आयोग कब गठित हुआ, कब रिपोर्ट सौंपा, ये सब सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। 90 में जो है आपको ध्यान रखना है लागू किया गया था, 79 में गठित हुआ था, 80 में प्रतिवेदन तैयार किया था, अनुमान लगाया था 52%। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे हम डीप ओशन मिशन भी चर्चा में रहा है। क्या है डीप ओशन मिशन, आप समझ लीजिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है ये, ठीक है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 40,177 करोड़ है, ये बोला गया है। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य क्या है डीप ओशन मिशन के तहत क्या किया जाएगा, इतना रुपया खर्चे क्यों किए जाएंगे। तो हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकालना, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो हिंद महासागर से मेटल निकाले जाएंगे, ये बोला गया है। मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन जो जिसका नाम है मत्स्या 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि कितने गहराई पर भेजने का प्लान है डीप ओशन मिशन के तहत, तो 6000 मीटर के अंदर, ठीक है। इसका नाम क्या है वाहन का, मत्स्या 6000। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण किया जाएगा। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन किए जाएंगे, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवा का विकास होगा,
तो ये सारे चीज़ डीप ओशन मिशन के तहत थे, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे मैं बता दूं, भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। देश की सुरक्षा उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा की रणनीति है यह, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। हुड्डा समिति की सिफारिश पर गठित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस समिति पर भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की रणनीति को गठित किया गया। हुड्डा समिति, या हुड्डा समिति का संबंध किससे है, तो रक्षा से। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि सैन्य, आर्थिक और कूटनीति मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना, ठीक है, पहला मतलब कूटनीति के माध्यम से करना है। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 22-26 का मुकाबला करेगा, ठीक है, जो पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है उसका मुकाबला करना है। इसके तहत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा, और नए उभरती प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ये नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का जो ध्यान रखना है आपको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम चर्चा में रहा है। देखिए 106वां संविधान संशोधन है यह, ठीक है, 2023 में आया है। और इस विधेयक के उद्देश्य क्या है, यह लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अनिवार्य करता है। मतलब ये 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह मौजूदा SC ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट, अब ध्यान रखिएगा, 1/3 सीट जो है, चाहे SC हो, ST हो और महिला हो। तो पूछा जा सकता है कि SC ST महिला के लिए कितना सीट आरक्षित करने की बात का है, 1/3 सीट। वही आपको ये बोला गया है कि कितना टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज महिला का है, 33%। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी, मतलब चक्रानुक्रम, याद रखिएगा कि ये कौन सा अनुक्रम होगा, चक्रानुक्रम होगा। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे। कितने वर्षों के लिए किए जाएंगे, 15 वर्षों के लिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे के पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है, और संसद आगे चल करके इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। कुछ नोट हैं, नोट को ध्यान देना जरूरी है, आप नोट पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 170(3) और 82 में जो है ना संशोधन होगा। इस बातों को ध्यान में रखिए, और याद रखिए कि 330A और 332A में जोड़ा गया है, और इसमें संशोधन किस किस में होने वाला है, ध्यान रखना है। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM संसद, मतलब AIMIM के संसद 2 को मात्र विरोध किया है इस बिल पर, ठीक है। 554 सांसदों ने इसका समर्थन किया है, जो एक गर्व की बात है, और राज्यसभा में सर्वसहमति से बिना कोई विरोध के पारित हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से सदन में बिना कोई विरोध का पारित हो गया है, इस बातों पर आप नज़र रखेंगे। चलिए बिना देर किए हम अगली न्यूज़ की तरह चलते हैं। अगला न्यूज़ आपका क्या है, तो आइए हम आगे की न्यूज़ की बात करेंगे। अगला न्यूज़ आपका है G20 दिल्ली घोषणा, जिसको दिल्ली घोषणा के नाम से जानते हैं। आदर्श वाक्य वसुदैव कुटुंबकम, आपको ध्यान रखना है G20 का। इसका मतलब हुआ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। ये आदर्श वाक्य रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया है कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ठीक है। G20 में कहा गया है कि भाई जो हमारा चार्टर कहता है उसके हिसाब से काम करें। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप बनाया जाए। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण किया जाए। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हो। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, तो 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है G20 में पहली बार UNGA 75 पर समझौता किया गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अफ्रीकी संघ शामिल था इसमें। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन हुए हैं।
ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। थोड़ा नोट पर ध्यान दे लेते हैं, नोट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इस बात को ध्यान में, एशिया में जब वित्तीय संकट आया था तो उस समय G20 को 1999 में स्थापना किया गया था। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं भारत मध्य पूर्व एशियाई आर्थिक गलियारा, मध्य पूर्व एशियाई आर्थिक गलियारा की बात करेंगे तो IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन के लिए साझेदारी का हिस्सा। चलिए, ये जो है भारत मध्य व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको हम IMEC कहते हैं, ठीक है, ये साझेदारी किया गया है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। IMEC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, मतलब रेल और शिप से संबंधित है, जो जिनमें 2 कॉरिडोर है, एक पूर्वी गलियारा है, एक उत्तरी गलियारा है। भारत का अरब के खाड़ी को जोड़ेगा। तो पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी गलियारा किसको जोड़ेगा, भारत और अरब की खाड़ी को, वही उत्तरी गलियारा गल्फ और यूरोप को जोड़ेगा। तो ये गलियारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस मतलब, और दूसरी बात है कि ये गलियारा को जोड़ने का जो प्लान है वो किसके तहत लिया गया है, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट में IEMFEC को ध्यान रखना है, या तो इसको ध्यान रखना है, नहीं तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा याद रखेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के तहत जो है 2 गलियारा बनाए गए हैं। एक गलियारा जो है कि भारत को अरब से जोड़ेगा, दूसरा है गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली के केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल शामिल है। हाई स्पीड डेटा केबल शामिल है। उद्देश्य क्या है इसके, थोड़ा उद्देश्य पर नज़र डालें तो परिवहन नेटवर्क बनाना है इसका काम, मतलब परिवहन को अच्छा करना है, और व्यापार कनेक्टिविटी का सुविधाजनक बनाना है, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है, और क्षेत्र को सुनिश्चित कर, मतलब आपूर्ति को सही बचा करके बना करके रखना है। चलिए, अगला आपका न्यूज़ है भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका। तो 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। तो पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा किया गया है, जिसमें कितने देश पार्टिसिपेट लिए हैं। ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन इसका थीम रहा है, एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट। तो इस थीम को ध्यान रखना है। भारत ग्लोबल साउथ और PIFC का जो थीम क्या है, ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है, मतलब इसका कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है, याद रखिएगा। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रांट लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। तो ये ब्रांट लाइन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्रांट लाइन किसके द्वारा विभाजित होता है, वैश्विक दक्षिण देश को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत करना है इसका काम, ठीक है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ओग्लेवेसी द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण है हम उनको चर्चा ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ देखिए, सम्मेलन जो है भारत और पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ है। भारत जो है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा सामूहिक अध्यक्षता हुआ है। 12 सूत्री फार्मूला तैयार किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला न्यूज़ क्या कर रहा है, अगला न्यूज़ आपका है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। थोड़ा विजुअल कम है, थोड़ा यहाँ पे आप मैनेज कीजिएगा सुनकर, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। हाल ही में भारत ने NLP का 1 वर्ष पूरा कर लिया है, ठीक है। लॉजिस्टिक के तहत NLP के उद्देश्य क्या है, लॉजिस्टिक की लागत कम करना, 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुँचाना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, इन सभी चीज़ों, कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना, ठीक है। कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना, भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करना। तो ये सारे लॉजिस्टिक के तहत किए गए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन वर्तमान में भारत विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में कितने नंबर पर है, तो 38 नंबर पर है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान में रखें।
पीएम विश्वकर्मा योजना आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर को यह जो है विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जो ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों की सहकारी सहायता के लिए यह नई दिल्ली से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। तो नई दिल्ली आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस दिवस पर? तो 17 सितंबर पर। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब ये केंद्र की योजना है, इस बातों को ध्यान में रखना है। अवधि जो है इसका 23 से 24 से लेकर के 27 से 28, तो ये अवधि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो अवधि है कहाँ से है, तो 23 से लेकर के 23 से 24 और 27 से 28। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये और इससे पारंपरिक क्षेत्र में शामिल है। थोड़ा सा इसके उद्देश्य आपको ध्यान में रख लेना है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी दिया जाएगा, कौशल उन्नयन का, ठीक है, टूल किट प्रोत्साहन किया जाएगा, ऋण सहायता दिया जाएगा, और उसके बाद है डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, विपणन में समर्थन किया जाएगा। तो ये सारे जो है उद्देश्य हैं। थोड़ा इसकी पात्रता भी जान लीजिए, क्या पात्रता है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए? 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित है, मतलब इसका लाभ एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, और हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगर शिल्पकार को दिए जाएंगे। जो हाथ और जो औजार से काम करते हैं उन्हीं को ही यह लाभ दिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। आगे है, हम बात करेंगे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। तो ये अफस्पा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये असम में लागू किया गया है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आसान क्षेत्रों में ही ये लागू किए जाते हैं, इस बातों को ध्यान में रखना है। अफस्पा कहाँ नहीं लागू किए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। जहाँ लागू किए जाते हैं उत्तर पूर्वी लगभग सभी राज्य में है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बात कर लें हम, ये आसान क्षेत्र है। अब हम प्रावधान की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या प्रावधान है। बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लेना, इसका प्रावधान है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना, मतलब अगर कानून इजाज़त दे तो उसके हिसाब से किसी व्यक्ति पर गोली भी चला या बल प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी एजेंसी संरचना को नष्ट कर दे, मतलब कि कोई भी अगर एजेंसी है ऐसी संरचना को नष्ट कर दे जिसमें हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो। अगर लग रहा है कि यहाँ हथियार का भंडार है तो उसको नष्ट करने का अधिकार है इसमें। जहाँ से हमले किए जाने की संभावना है उनको नष्ट करने का अधिकार है, ये प्रावधान है। तो आगे हम अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चलिए अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़ जो है आपका वो थोड़ा सा अभी इसी के बारे में दिया गया है, देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा देखिए। साक्ष्य बोला है कि साक्ष्य के लिए बिना वारंट की तलाशी लेना। अगर साक्ष्य ढूंढना है तो अफस्पा अगर लागू है तो आप बिना मतलब वारंट के भी तलाशी ले सकते हैं। अफस्पा अभियोजन कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्यवाही के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर, मतलब केंद्र की मंजूरी को छोड़ करके ही ये सब है, ध्यान रखें। इसके सिफारिश जो है, थोड़ा सिफारिशें जान लीजिए क्या सिफारिशें हैं। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की है, ठीक है। तो कौन सी समिति निरस्त करने की? तो बीपी जीवन रेड्डी, याद रखेंगे। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट ने भी इसे निरस्त करने की बात की है। तो ARC का रिपोर्ट और बीपी जीवन समिति की रेड्डी का रिपोर्ट निरस्त करने की बात कही गई है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किए जाते हैं। थीम क्या रहा है? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है, स्वच्छता का, नागरिकों को स्वच्छ प्रभावों के बारे में सूचित करना है, और NCAP सभी के लिए स्वच्छ वायु का लक्ष्य प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए परिणाम क्या है। 131 शहरों की 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट पर इंदौर है, एक, ठीक है, मतलब मिलियन प्लस वाले में। वही फर्स्ट पर अमरावती है, जिसमें मैं बता दूं 3 लाख से 10 लाख तक वाले का, और वही फर्स्ट पर
परमाणु पर फर्स्ट पर जो है ना परमाणु है जो 3 लाख से कम वाले में, 3 से 10 वाले में अमरावती हो गया, इंदौर हो गया मिलियन प्लस वाले में। तो इस तरह से आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है। ज़्यादातर इंदौर के पूछे जाने की संभावना है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका मूल्यांकन के मुख्य मानदंड। मूल्यांकन का मुख्य मानदंड क्या है, किस मानदंड पर इसका मूल्यांकन किया गया है? वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोम और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने के ऊपर जो है ना इसका मानदंड किया गया है। इसके आधार पर स्वच्छ सर्वेक्षण निकाले जाते हैं। तो तीनों मानदंड आपको ध्यान में रखना है, सड़क का धूल, वाहन उत्सर्जन, बायोम, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को जलाना। अब हम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे। ये भी चर्चा में रहा है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान में रखें। मुख्य बातें क्या है, भारत वस्तुएं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण लागू होगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। अर्थात भारत में वस्तु एवं सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा जो है ना लागू होगा और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत डेटा व्यक्तिगत डेटा को समाहित पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। ठीक है, व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए 7 सिद्धांतों को रूपरेखा है, इस बातों को ध्यान में रखें। कुछ टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां को जान लीजिए। बोला है केस पट्टास्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। ठीक है, तो कब माना था निजता को मौलिक अधिकार? 2017 में। न्यायमूर्ति कौन थे? केएस पुट्टास्वामी होगा। और न्यायमूर्ति कृष्ण समिति ने इस अधिनियम का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया था। तो याद रखेंगे कि न्यायमूर्ति कृष्ण समिति के द्वारा। तो कृष्ण समिति किस निजता के अधिकार से संबंधित है और पुट्टास्वामी केस भी कि निजता के अधिकार से संबंधित है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी कारगर था, इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। आप देखिए विभिन्न कानूनों में सुधार किए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से कानून में सुधार किए गए हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। कानून में जो सुधार है, भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा ये। ठीक है, 2023 जो है ना 1860 का, तो किसका स्थान लेगा? 1860 का। राजद्रोह, आतंकवाद, संगठित अपराध की नई परिभाषा दी गई है कि राजद्रोह में और आतंकवाद में कौन शामिल होंगे। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से दंड निर्देशित किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। और इससे पहले यह 12 वर्ष था, अब जो है ना मौत की सज़ा दी जाएगी। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। शादी का वादा देकर और झूठा वादा करके अगर शादी करेंगे, यौन संबंध करेंगे, तो उस पर भी दंड दिए जाएंगे, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, इस नियम में भी बदलाव हुए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम CRCP बोलते हैं, 1973 का यह स्थान लेगा। और कम से कम 7 साल की सज़ा के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। अगर कोई 7 साल सज़ा दी जा रही है तो उसमें फोरेंसिक जांच होना ज़रूरी है। ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय समय तक तय किए जाएंगे। ठीक है, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा, मतलब अपराधी के नहीं भी रहेंगे तब भी मुकदमा का संचालन हो जाएगा। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है, मतलब कोई भी परीक्षण अगर किया जाना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। कम से कम सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच की जाएगी, मतलब सब इंस्पेक्टर अगर अनुरोध करेंगे तभी ये आरोपी का मेडिकल जांच किया जाएगा, इस बातों को ध्यान में करना है। बोला CRCP पहली बार 1882 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। तो याद रखेंगे पहली बार ये 1882 में अधिनियमित हुआ था। 1898 उसके बाद में 1898 में हुआ, 1923 में हुआ, 1955 में हुआ, 1973 में संशोधित किया गया है इस बार 2023 में। इस बात को भारतीय साक्ष्य विधायक
2023। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 चर्चा में रहा। इस बातों को ध्यान में कर लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ये लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही अपराध करने पर एक से अधिक व्यक्ति पर भी मुकदमा हो सकता है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान होंगे और डीएनए साक्ष्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 1872 होगा वो आपका 1872 का ये स्थान लेगा। दूसरी बात है कि यह जो है ना कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड समान होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर कोई जानकारी दी जाती है तो उसको हम मौखिक साक्ष्य मानेंगे। ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को पर मुकदमा, एक से अधिक व्यक्ति पर मुकदमा होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। और डीएनए के लिए डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता विशेष प्रावधान है, इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि के बारे में भी कुछ जानकारी रहा है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की सेवा शर्तें और व्यवसाय का अधिनियम 1991 का जगह यह ले लेगा। और CEC और EC की नियुक्ति चयन समिति, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इन सभी के सिफारिश पर जो है ना इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाएंगे। तो याद कर लीजिए, पहला है प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, उसके बाद है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकार किया जाएगा, इस बातों को ध्यान में करना है। उसके बाद है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली जो एक खोज समिति, चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगा। ठीक है। CEC और EC का वेतन, ठीक है, चीफ और मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे कि वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। मतलब जो कैबिनेट सचिव का होगा वही इनका जो वेतन होगा। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बराबर थी, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले वेतन कितना था, अब किसके बराबर होंगे, कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। कैबिनेट सचिव आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। और दूसरी बात है कि पहले किसके एवज में था, तो पहले आपको न्यायाधीश के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन हुआ करता था, अब जो है ना सचिव के बराबर होंगे। आगे नोट में थोड़ा सा नोट को याद कर लीजिए। इससे पहले वर्नावाल बनाम UOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति EC और CEC मतलब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। पहले ये बात कहा गया था, लेकिन इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश अब नहीं होंगे इसमें, इस बातों को ध्यान में, आपके एग्जाम में ये आने की संभावना है कि कौन कौन है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। इस बातों को आप तय कर लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए कारगर न्यूज़ था यह। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या कहता है, अगला न्यूज़ आपका है, देख लीजिए, एक मिनट। हाँ, आगे का न्यूज़ है कंपनी की श्रेणियाँ। कंपनी की श्रेणियाँ आपके काफ़ी कारगर न्यूज़ है। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, 3 श्रेणी में कंपनी के श्रेणी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपनी की कितने श्रेणी है, 3। ठीक है। 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है। 13 महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड, 13वां जो बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड बना है, याद रखेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है।
OIL को बनाया गया है, OIL शॉर्ट में इसको बोलते हैं। नवंबर 2023 तक भारत में 16 नवरत्न कंपनी है, इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। 16वीं नवरत्न कंपनी जो है RITS है, लिमिटेड है, RITS रिट्स लिमिटेड है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये 13वां और 16वां याद रखना है, इस बातों को ध्यान रखना है। महारत्न के नाम मानदंड, महारत्न कौन हो सकते हैं? तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त पहले से होना चाहिए, ठीक है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए। 3 साल औसतन सालाना टर्नओवर जो है, टर्नओवर आपके लिए महत्वपूर्ण है, 25,000 होना चाहिए। 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है ना 15,000 करोड़ होना चाहिए। अब यही दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान रख लीजिए। टर्नओवर और वार्षिक निवल मूल्य 15,000, वही टर्नओवर 25,000। कर पश्चात और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो ये औसत शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000। निवल मूल्य कितना होना चाहिए? 15,000। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए और वैश्विक रूप से वे उपस्थित होने चाहिए। नवरत्न की कसौटी क्या है? वो तो महारत्न की कसौटी थी। नवरत्न की कसौटी मिनी रत्न होना चाहिए पहले से, फर्स्ट अनुसूची का एक दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों से 3 साल की रेटिंग अच्छी हो, पिछले 5 वर्षों में उसका रेटिंग अच्छा रहा हो, 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो, मतलब उसका स्कोर 60 होना चाहिए, ठीक है। 6 प्रदर्शन संकेत जो हैं, कितने प्रदर्शन संकेत है? 6। तो 6 पर कितने अंक होने चाहिए? 60, यानी कि प्रत्येक पर 10 होना चाहिए लगभग एवरेज में, आपको याद रखना है। तो इस तरह से ध्यान में कर लीजिए। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी कारगर था। मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड्स रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। स्टेट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो जो स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट है, ये जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर जारी किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं क्या रहा है। पक्षी प्रजातियां की समृद्धि कम हो गई है, मतलब पक्षियों की संख्या कम गई है, और लंबी दूरी के प्रवासियों में 50% अधिक गिरावट आया है। अब लंबी दूरी के जो प्रवासी पक्षी हैं नहीं आ रहे हैं। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर ब्लैक बेलिडन टर्न, जो ये लुप्त प्राय के रूप में घोषित कर दिया गया है। इंडियन स्कीमर हो गया और ब्लैक बेलिडन टर्न। गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं उसमें ग्रेट इंडिया बस्टर्ड आ गया है, बंगाल फ्लोरिकन आ गया है, वेयर पोचार्ड आ गया है। तो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और वेयर पोचार्ड। तो इसको याद कैसे रखेंगे? स्कीमर जो है स्कीमर बेल एक जगह याद रखेंगे, और बस्टर्ड बंगाल बेयर एक जगह याद रखेंगे, याद रखने के प्रयास करेंगे इस तरह से। भारतीय मोर, एशियाई कोयल, रॉक कबूतर आदि प्रजातियां बढ़ी है, और किसकी प्रजाति बढ़ी है ये सबसे खास बात है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय मोर की, एशियाई कोयल की और रॉक कबूतर की प्रजाति जो है ना में वृद्धि दर्ज देखी गई है। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। आगे हम बात करेंगे आपको अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करेगा। मतलब ये जो है ना किस बोर्ड को निरस्त करेगा? तो 2008 के बोर्ड को, यह इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को निरस्त कर देगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, की स्थापना की जाएगी। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, NRF बनाया जाएगा। बोला है NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड होगा। तो अध्यक्ष NRF के कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे, इस बातों को ध्यान में रखना है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधान, वैज्ञानिक सलाहकार, और कार्यकारी प्रधान कौन होंगे? तो वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। वैज्ञानिक सलाहकार अध्यक्षता प्रधान जो होंगे वो वैज्ञानिक सलाहकार होंगे, और यह निकाय कार्यान्वयन का कार्य करेंगे और यही कार्य को संचालन करेंगे। NRF के क्या कार्य होंगे? NRF के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। NRF के कार्य अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीति
दिशा प्रदान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय होगा। ये याद रखिएगा कि ये जो है ना उद्यमिता और नवाचार और अनुसंधान के लिए एक सर्वोच्च निकाय माना जाएगा। अनुसंधान और विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा। यह जो है आपको अल्पकालिक, माध्यम और दीर्घकालिक अवधि जो है ना अनुसंधान के लिए तैयार करेगा। अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान यही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्चा का सर्वेक्षण भी करेंगे। मतलब ये वैज्ञानिक अनुसंधान, परिणाम, खर्च सभी का सर्वेक्षण भी यही करेंगे। तो इसका नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम याद कर लीजिए, NRF। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। ये जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से एक बार नाम बता दूं। इसका पूरा नाम है अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत आता है। इस बातों को ध्यान में करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी में बता रहा हूँ, चूँकि आपके एग्ज़ाम करीब है और जल्दी में आपको रिवीजन करना है, तो स्वाभाविक है कि मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बताने में समर्थ हो पाऊँगा। तो अच्छा, आशा करते हैं कि आप इससे दुखी नहीं होंगे। यह एप्लीकेशन इंडिया स्टैक की बात कर लेते हैं। इंडिया स्टैक एक एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको हम API का एक सेट है, जो सरकारों, स्टार्टअप, व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसकी तीन परतें हैं, पहचान परत, भुगतान परत और डेटा परत। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए कि इंडिया स्टैक के कितने परतें हैं, पहचान, भुगतान और डेटा। इसमें जो है ना ID प्रदान किया जाएगा, आधार, हस्ताक्षर होंगे, भुगतान की अनुमति देना होगा, उदाहरण UPI सक्षम भुगतान सेवा, ठीक है। अनुमति, UPI को अनुमति करना पड़ेगा। डेटा के स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। डेटा को आप स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ इंडिया स्टैक के तहत किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इसकी और जानकारी ले लेते हैं। इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक आधार, KYC, डिजीलॉकर, UPI डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT, ये सब जो है ना इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक हैं। तो आपको घटक को याद रखना है। फ़ायदे क्या है? वित्तीय समावेशन होगा, इससे वित्तीय समावेशन होगा, अर्थव्यवस्था और औपचारीकरण होगा, और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के बेहतर डिलीवरी होगा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीज़ों का भी डिलीवरी होगा। तो ये फ़ायदे हैं आपको इंडिया स्टैक का। तो इंडिया स्टैक चर्चा में रहा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हम आपको बताएंगे, अगला न्यूज़ है कि समान नागरिक संहिता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, आपको ध्यान देना है इस पर, क्योंकि यहाँ पे बोला है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता को मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको विजुअल अच्छा से हो। अब यहाँ देखिए, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा है। तो इस सुझाव कौन मांगे? 22वें विधि आयोग। UCI विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारों से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होगा। मतलब यहाँ पर ये जो है, ये समान नागरिक संहिता जो है विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने की बात कही गई है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCI का पालन करने वाले गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। मैं आपको बता दूं, 1867 में समान जो सिविल नागरिक संहिता है वो गोवा राज्य में है। इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 44 के तहत जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया है। लैक्स लोकी रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था? तो लैक्स लोकी रिपोर्ट 1840, इसने ही हिंदू और मुसलमानों के
धर्म से संबंधित कानूनों पर रोक लगा दी थी। अब हम आपको बता दें आगे, सामान्य सिविल संहिता का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोला है BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की। BN जो है ना, राव समिति का संबंध किससे है, तो हिंदू कानून, हिंदू धर्म के कानून से है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला न्यूज आपका है 1867 में जो, और अनुच्छेद 44 आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब वो है आपका काला सागर अनाज डील। काला सागर अनाज डील की बात आप थोड़ा सा कर लेते हैं। रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौता से पीछे हट गया है। मतलब रूस जो है ना, इस समझौता से पीछे हट गया है। यह पहल काला सागर, ओडिशा, चर्नोमोर्स्क, यूजनी, पिवडेनी में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्य, भोजन और उर्वरकों की अनुमति देता है। मतलब ये जो है ना, जो जितने यूक्रेनी बंदरगाह है, सब वाणिज्य, भोजन और उर्वरकों की अनुमति देने की समझौता किया गया था, जिससे रूस जो है ना पीछे हट गया है। तुर्की की मध्यस्थता में ये जो हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो काला सागर अनाज डील क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब मैं बता दूं, यह सौदा 120 दिनों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। कितने दिन की अवधि के लिए, 120 दिन के लिए। अब 120 दिन पूरे हो गए हैं, इसके कारण रूस जो है ना पीछे हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो राष्ट्रीय बहुआयामी, जिसको हम मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। देखिए, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, ये के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जारी किया है। संस्करण कौन सा है, दूसरा। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर 19-21 से। आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके आयाम क्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट। गरीबी की संख्या में 24.85 गिरावट आया है। 2015-16 में जो था वो आप जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो गिर करके कितना हो गया है, यह हो गया है 14.96। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कितना था, 24.85, वही कितना हो गया है, तो 14.96 हो गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जानने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप एडुटेरिया करंट अफेयर देख लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। यदि आप बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं, तो आपको 100% ऐसी न्यूज़ देखकर ही जाना चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम को सरल बना सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही न्यूज़ है आपका ये मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स से कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए, यह रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। 15-16 से 19-21 के बीच जो है 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। मतलब कितने लोग, तो 13.13 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 32.59 से लेकर के कितना गिर गए हैं, से 19.28 पर आ गया है। वही शहरी क्षेत्रों में 8.65 से 5.27 गिरावट आई है। 15-16 और 19-21 के बीच गरीबी का तीव्रता जो है 47 पॉइंट, घटने का जो तीव्रता रहा 47% से घटकर 44% हो गई है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। MPI मूल्य में सुधार 15 से 16 में 0.177 से 19-20 में हम 0.066, सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। सभी 12 संकेत लिए जाते हैं टोटल के टोटल। इन 12 संकेतों को ध्यान रखना है। राज्य का प्रदर्शन की बात करें तो बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्च हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, ठीक है, MP। तो कहाँ पे ज़्यादातर उच्चतर रहा है गरीब, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मेघालय हो गया, MP हो गया। इन सभी में ज़्यादातर गरीब लोग देखे गए हैं। गरीबों के अनुपात में सबसे तेज रूप से कहाँ कम हुआ है, यूपी में, बिहार में, MP में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो सबसे टॉप पर कम होने पर यूपी है, वही सबसे उस दूसरे स्थान पर बिहार है। तो आपको दूसरा रैंक ध्यान में रखना है। आगे यहाँ देख लीजिए, केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। गरीबी में सबसे कम केरल है, याद रखेंगे। बिहार में पूर्ण अवधि में MPI मूल्य में
सबसे तेज़ कमी देखी गई है। मतलब सबसे तेज़ कमी अभी इसी रिपोर्ट के तहत देखा गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है आपका उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना 2.0 लागू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। बोला है पीएलआई का लक्ष्य घरेलू, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएलआई, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन अर्थात पीआईएल का लक्ष्य है घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। मतलब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे करना है। 14 विनिर्माण क्षेत्र जैसे चिकित्सा हो गया, उपकरण हो गया, खाद हो गया, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद आदि, ये सब में जो है आगे बढ़ाएंगे। आईटी हार्डवेयर के लिए पीआईएल 2.0 बनाया गया है। लक्ष्य खंड में शामिल है लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन पीसी, वन पीसी सर्वर, ठीक है, भारत अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्ट्री विनिर्माण, ये सब जो है ना लक्ष्य में है। प्रमुख निर्देश की बात निर्देशक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश में जो बताया गया है कि शुद्ध वृद्धिशील बिक्री लाभ 5% प्रोत्साहन है और सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करेगा। प्रोत्साहन अवधि जो है ना 6 वर्ष है। तो ये सब एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जो भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बताते चलूँगा। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा ई अवशिष्ट संशोधन नियम जो है ना संशोधन किया गया है ई अवशिष्ट में। यह जो है पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में अधिसूचित किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तो यह नियम कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। सभी निर्माताओं उत्पादकों, रिफर्बिशर्स और रिसाइकलर्स को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। मतलब जितने हैं सभी के सभी को पंजीकृत करना होगा पोर्टल पर। EPR प्रमाण पत्र का निर्माण और लेन देन की पीढ़ियों और लेन देन के लिए प्रावधान पेश करेगा। ठीक है, ये सारे प्रावधान हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे मैं आपको बता दूं जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए बताऊंगा। अगला न्यूज़ आपके लिए, आगे का न्यूज़ क्या है? आगे का जो न्यूज़ है देखिए, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कर लीजिए। यह अधिनियम भारत को जैव विविधताओं के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने में लागू किया जाएगा। तो ये किन उद्देश्यों को पूरा करेगा? तो 1992 में यूएनए के जो सम्मेलन हुए थे उनके उद्देश्यों को पूरा करेगा। आगे मैं बता दूँ इनके उद्देश्य। जैविक विविधता पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। यह उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों को सतत उपयोग करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत बंटवारा, ये इनके उद्देश्य हैं। तो ये आपको खाली उद्देश्य याद रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे। मैं आपको आगे बता दूं कि भारत 6G अलायंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह दूरसंचार विभाग के द्वारा उद्देश्य क्या है? 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणांक के रूप में कार्य करने के लिए 6G तकनीकी का तैनात करना। मतलब 2030 तक 6G तकनीक जो है लाने की लक्ष्य है इसका। यह एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक कंपनी, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विभाग निधि के तहत परियोजनाओं के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। और ये समझौता पर हस्ताक्षर जो TTDF योजना